अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि हम देख के किस तरह बता सकते हैं कि कोई भी स्पीशी कितनी ज़्यादा एसिडिक नेचर की है। अब एसिड हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी स्पीशी होती है जो हमारे पास क्या करती है, प्रोटॉन डोनेट करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी हमारे पास एसिड होता है। और एक ऐसी स्पीशी जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर दे, उसको भी हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी हुई है, एक HCl है और दूसरा हमारे पास एसिटिक एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड और एसिटिक एसिड को अगर आप कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जब HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो क्या होता है कि HCl ऑलमोस्ट सारे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी आपका जो HCl है वो क्या करता है कि जब उसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि HCl अपने क्या करता है, प्रोटॉन लूज कर देता है। आप HCl क्या कर देता है, हाइड्रोजन दे देता है टुवर्ड्स वाटर। यानी यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम HCl टू वाटर। तो हमारे पास क्या हुआ, H3O पॉजिटिव आयंस बनते हैं। अब देखा ये गया कि ऑलमोस्ट सारे HCl के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी हमारे पास इसके HCl के पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ज़्यादा एसिडिक हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखो एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड क्या करता है, एसिटिक एसिड के पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है, वो प्रोटॉन रिमूव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ, ये जो हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ये डिलीवर कर देगा टुवर्ड्स H2O। अब H2O जो हमारे पास वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज ए बेस और एसिटिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ए एसिड। अब क्या हुआ, एसिटिक एसिड ने जब प्रोटॉन लूज किया तो एसिटिक एसिड से बन गया एसीटेट आयन और हमारे पास वाटर से बन गया H3O पॉजिटिव। लेकिन हुआ क्या कि ये देखा गया कि HCl जो था वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो गया था। लेकिन आपका जो एसिडिक एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ था, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके डिसोसिएट हुए थे। यानी इसका जो डिसोसिएशन का रेट है वो क्या था, कम था। अब जिसमें डिसोसिएशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जैसे कि HCl, और जिसमें डिसोसिएशन का रेट जो है वो कम होगा वो कम एसिडिक होगा, जैसे कि एसिटिक एसिड। अब आप यहाँ पे इसके एरोस भी देख सकते हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम है फर्स्ट वाले केस में प्रोडक्ट्स की तरफ है, ठीक है, फेवर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को। यानी हमारे पास HCl और वाटर के रिएक्शन से H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनने का जो प्रोसेस है उसको फेवर किया जा रहा है क्योंकि ये अच्छा एसिड है। जबकि एसिटिक एसिड के केस में आपकी जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट वाला जो रेट है वो फेवर कर रहा है। तो हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा डिसोसिएशन का उतना ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है किसी भी एसिड की, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो है वो डोनेट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ने एक जनरल एग्जांपल ली हुई है, HA हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एज ए रिजल्ट H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव क्रिएट होता है। अब HA हमारे पास क्या है, एक एसिड है। एसिड का क्या काम होता है, प्रोटॉन डोनेट करना। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया टुवर्ड्स H2O। अब H2O हमारे पास एज ए बेस एक्ट कर रहा है और बेस की कोरिस्पोंडिंग हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड की कोरिस्पोंडिंग हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट बेस, जो कि बना कैसे, एसिड का जब प्रोटॉन रिमूव हुआ तो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। अब क्या हुआ कि हमारे पास एसिड और बेस की रिएक्शन से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन गई। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव। तो हमने क्या किया, इन दोनों की कंसंट्रेशन को लिख लिया ऊपर, बाकी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स को शो किया हुआ। ये क्या करते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। अब H3O पॉजिटिव को ब्रैकेट में लिखा मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है कि Q की रिएक्शन हो रहा है एक्वस मीडिया के अंदर, ठीक है, HA डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में और H2O एक्सेस में है। यानी इसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास रिएक्शन होने के बाद भी इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट उतनी रहेगी जितनी इनिशियल थी। तो हम क्या कर सकते हैं, H2O की कंसंट्रेशन को ले सकते हैं एज ए कांस्टेंट। तो इसलिए क्या किया कि H2O को जो है हमने ले लिया K इक्विलिब्रियम के साथ। अब H2O की कंसंट्रेशन क्योंकि वो हमारे पास है कांस्टेंट, तो जो वो मल्टीप्लाई होगी आपके K इक्विलिब्रियम से तो वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, Ka, जिसको हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जो बताता है कि आपका एसिड
किस हद तक डिसोसिएट होगा। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय दिस कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आप इस Ka की बात करें तो अगर Ka की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ। और जब रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। तो आप वैल्यू से देके बता सकते हैं कि जिसका Ka की वैल्यू ज़्यादा है उसकी हमारे पास क्या है, Ka की वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। अगर हम Pk वैल्यू देखें वो हमारे पास क्या होगी, Pk हमारे पास किसके इक्वल होगा, जैसे हमारे पास pH इक्वल होता है माइनस log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के, इसी तरह हमारे पास Pk वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस log Ka की वैल्यू, ठीक है। यानी अगर आप Pk वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस log लेंगे आपके Ka का, एज रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, Pk की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ना आपको कुछ Pk वैल्यूज़ बताती हूँ, क्योंकि Pk वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह हमारे पास Pk वैल्यूज़ होती हैं। तो Pk वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरह पता चल सकता है कि आपका एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि Ka का तो हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा कि वो क्या होता है, Ka क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो आपकी Pk वैल्यू है ना वो क्या करती है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ इसका कि जितनी छोटी Pk वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का आपकी स्पीशी होगी। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैंने Pk वैल्यू शो की है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी Pk वैल्यू 1 से भी कम होती है। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में 1 to 3, वीक एसिड्स के केस में 3 to 5 एंड वेरी वीक एसिड्स के केस में 5 to 15, जबकि एक्सट्रीमली वीक एसिड्स के केस में 15 से ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं कि वीक एसिड्स के केस में ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ, Pk वैल्यू और एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप K वैल्यूज़ देखें तो K वैल्यूज़ हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनकी 10 की पावर 2 से लेके 10 to raise पावर 9 तक होती है। लेकिन आपके जो वीक एसिड्स है उनके केस में 10 to raise पावर -5 से लेके -15 तक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने जो रेंज है वो याद रखनी है कि वीक एसिड्स के केस में कितनी होगी और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कितनी होगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो Pk वैल्यूज़ ली है जो कि हमारे पास क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। जैसे कि यहाँ मैंने एक प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट अल्कोहल लिया, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेटेड वाटर, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड की फॉर्म में, यानी हमारे पास ये क्या करते हैं, जब प्रोटोन लूज कर देते हैं तो ये न्यूट्रल फॉर्म में चले जाते हैं, यानी हमारे पास और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं बाय गिविंग प्रोटोन। तो इसकी Pk वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, 0 से भी छोटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्सट्रीमली एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या मतलब हुआ, ये एक्सट्रीमली एसिडिक होते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये प्रोटोन लूज करने के बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ आपकी Pk वैल्यू जो ऑलमोस्ट 5 है वो हमारे पास होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ऑलमोस्ट 10 के केस में आपका आता है प्रोटोनेटेड अमीन, और आपकी जो सिंपल वाटर या अल्कोहल है उनके केस में आपकी Pk वैल्यू 15 के केस में आती है। इसी तरह अगर आप सिंपल अमाइंस की बात करें जो कि बेसिक इन नेचर होती है, जैसे आपका NH3 हो गया, इनकी ऑलमोस्ट 35 से 40 वाली रेंज में आती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप बेसिक नेचर करती जाओगी उनकी Pk वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी एसिडिक नेचर होगी उनकी Pk वैल्यू कम होती जाएगी। और जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आपके अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड या वाटर होते हैं उनकी Pk वैल्यू 0 से भी छोटी होती है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे Pk वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये आपका एसीटोन है जिसकी 19 है, फिनोल की 9.9, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड इसकी 4.76, और यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, एक कीटोन, डाइकीटोन। अब अगर आप देखना चाहें कि इनमें से एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, तो हम किस तरह देखेंगे। सबसे पहले हम इन सबको ना लेबल कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास A है, ये B है, ये C एंड इट्स D। हम क्या करेंगे, Pk वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पहले इसे लेबल कर लेते हैं, ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। अब Pk वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी, अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है एसीटोन की। तो हम क्या करते हैं कि एसीटोन का यानी जो A है, अगर Pk वैल्यूज़ के हिसाब से देखें तो A की सबसे ज़्यादा है, 19 से कम है हमारे पास B की, ठीक है, यानी हमारे पास फिनोल की। फिनोल के बाद आपके पास डाइकीटोन आ जाता है जिसको मैंने शो किया हुआ है D के साथ, और लास्ट पे आ जाता है आपका C वाली स्पीशीज हो गया एसिटिक एसिड। क्योंकि Pk वैल्यूज़ का क्या ट्रेंड है, Pk वैल्यूज़ में हमारे पास सबसे ज़्यादा है आपके एसीटोन की। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिसकी Pk वैल्यू ज़्यादा है वो सबसे कम एसिडिक हुआ। तो अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो वो इससे रिवर्स में जाएगा, यानी C सबसे ज़्यादा एसिडिक है
उससे कम एसिडिक आपका डी है, फिर बी एंड देन आपका ए। सबसे कम आपका एसिडिक कौन है? ए। ये हमारे पास जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर कर दिया है, ऑरेंज बॉक्स के अंदर, ये हमारे पास कौन सा एसिडिटी ऑर्डर है, और जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है? पी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर है। ये हमारे पास क्या है? एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको पी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर बता दिया। तो आप पी के वैल्यूज़ को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा एसिडिक है और कौन सी कम एसिडिक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको एसिडिक एसिड की पी के वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एसिडिक एसिड की उन्होंने पी के वैल्यू दी हुई है 4.76। अब बताना क्या है कि इसकी के वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें पी के वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू हमारे पास है 4.76 और हमने क्या करना है? के वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया था कि पी के वैल्यू किसके इक्वल होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया माइनस log के ए के, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? पी के वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब पी के वैल्यू हमारे पास क्या है? 4.76। इसको थोड़ा बोल्ड करके शो कर देते हैं, रेड से ही कर लेते हैं, 4.76। और ये हमारे पास आ गया माइनस log के ए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास आपने निकालनी है के ए की वैल्यू, तो के ए आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। और आप जो है 4.76 का क्या कर लोगे? एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग माइनस 4.76, क्योंकि माइनस लॉग था, ठीक है। उसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो एंटी लॉग माइनस और ये वैल्यू आपके आगे आ जाएगी। अब अगर आप इसका एंटी लॉग लो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एंटी लॉग लेने से इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, यानी हमारे पास एसिडिक एसिड की के वैल्यू क्या है? 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। तो ये अब हमारे पास के वैल्यू निकल आई जो कि 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अब हम देखते हैं कि एसिडिक एसिड की हमें के वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और उसके अलावा हमें उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है और हमने पीएच वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी। अब पहले वाले केस में तो आपको सिंपल सा था कि पी के वैल्यू दी हुई थी, आपने के वैल्यू निकाली फिर वो आप सिंपल से एक्सप्रेशन यूज़ करके आपने निकाली। लेकिन इस केस में आपको पीएच आइडेंटिफाई करनी है कि पीएच क्या होगी इसकी। अब पीएच मैंने आपको पहले ही बताया था, पीएच हमारे पास क्या होते हैं? माइनस log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, वो हमारे पास उसका अगर आप माइनस log लो तो हमारे पास क्या आता है? पीएच की वैल्यू आ जाती है। अब आप अगर इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो हमारे पास क्या होगा? एसिडिक एसिड जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे इन वाटर तो हमारे पास क्या होगा? ये एसिडिक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉन्जुगेट बेस के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है? एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। और आपका जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉन्जुगेट बेस के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है? H3O पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है? अगर आप देखें तो इन्होंने कंसंट्रेशन इसकी बताई हुई है 0.1 मोलर, ठीक है। अब 0.1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज कि हमारे पास जब टाइम 0 था ना, ठीक है, जब टाइम 0 था तब हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.5, ठीक है। और आपका एसिड बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ था, तो इसलिए हमारे पास एसीटेट की 0 और H3 पॉजिटिव, यानी हमारे पास H पॉजिटिव। H3 पॉजिटिव किसके इक्वल है? बिल्कुल किसके इक्वल है? H पॉजिटिव के। जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही हमारे पास वो वाटर से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाएंगे। अब क्या हुआ? आफ्टर टाइम t हमारे पास 0.5 में से कुछ अमाउंट, जिसको हम कह देते हैं 0.5 माइनस x, यानी हमारे पास x जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो किस में चेंज होगी? CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अब आपका जो 0.5 माइनस x है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 0.5 के। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है, तो ये बहुत ही लेस एक्सटेंट पे जो है वो क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि जितनी 0.5 माइनस x की वैल्यू है वही हमारे पास 0.5 के इक्वल है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपका x6 कंसंट्रेशन में आपका एसीटेट आयन बना और H3O पॉजिटिव बना। अब मैंने आपको ना Ka की जो आपको बताया था कि एक्सप्रेशन वो क्या था कि आपका जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन अबव आएगी और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बिलो आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? आपके प्रोडक्ट्स में आपका एसीटेट
आयन और H3O पॉजिटिव है, तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है X, ठीक है। और इसी तरह आपके जो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी आपके पास क्या है X। और हमारे पास नीचे क्या आपके पास आएगा ACH3COOH, यानी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास क्या है 0.5, ठीक है। अगर आप K वैल्यू लगाना चाहे तो मैं इस यहाँ पे आपकी K वैल्यू भी लगा लेती हूँ। K वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई थी 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, यानी हमारे पास क्या है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या होगा 0.5 उधर चला जाएगा, ठीक है। और x मल्टीप्लाई बाय x किस में कन्वर्ट हो जाएगा x स्क्वायर के अंदर, यानी हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। अब x स्क्वायर जो है अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास x की वैल्यू निकल सकती है, और x की वैल्यू हमारे पास किसकी करस्पॉन्डिंग है। अगर आप देखें तो x किसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ मैंने x को किसकी कंसंट्रेशन कहा था H पॉजिटिव की भी और CH3CO नेगेटिव की भी। तो अगर हम x की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें, यानी हमारे पास x कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लें कि वो कितनी है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी दूसरी कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो हम इसको देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, और हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन, किसकी आ गई, हमारे पास H पॉजिटिव की भी यही कंसंट्रेशन है x, और हमारे पास एसिटेट आयंस की भी कंसंट्रेशन यही है। अब ये हमारे पास x किसके इक्वल है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के, और हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, pH वैल्यू निकाल सकते हो। pH हमारे पास क्या था माइनस log H पॉजिटिव, तो अगर आप 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ का अगर आप माइनस log लो तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.88, और 2.88 क्या होगी, pH होगी एसिटिक एसिड के सोल्यूशन की। तो हमने क्या किया कि एसिटिक एसिड की K वैल्यू और कंसंट्रेशन मोलैरिटी की में जो दी हुई थी उसको यूज़ करते हुए pH वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एसिडिक एसिड की आपको pK वैल्यू दी हुई है जो कि है 4.19, और आपको कंसंट्रेशन दी हुई है जो कि 0.5 मोलर, लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना है pH वैल्यू। अब आपने ऊपर देखा था, आपने ऊपर क्या किया था, K वैल्यू को यूज़ करते हुए कंसंट्रेशन वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने pH कैलकुलेट की थी, लेकिन यहाँ पे आपको pK वैल्यू दी हुई है। तो pK वैल्यू से आप पहले क्या करोगे, K वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे। अब pK किसके इक्वल है 4.19 के, ठीक है। तो 4.19 के अब K वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, Ka इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एंटी लॉग आप ले लोगे 4.19 का। अब जैसे ही आप इसका 4.19 है, क्योंकि ये माइनस लॉग के इक्वल होता है pK, तो हम क्या करेंगे -4.19 का एंटी लॉग लेंगे। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो आपको पता चलेगी इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 6.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, ठीक है। अब K वैल्यू आपके पास आ गई। बाकी सेम प्रोसीजर इसी तरह होगा जैसे ऊपर वाला था। अब मैं ये चीज़ दोबारा नहीं लिख रही, बाकी मैं ये वाला आपको बता देती हूँ, ठीक है। K वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, जैसे कि ऊपर था प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये सेम यही वाली इक्वेशन आएगी, ऊपर आ जाएगा आपका x² और नीचे आपका आ जाएगा 0.5, यानी क्या हुआ x² और नीचे आपका आ गया 0.5। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने K वैल्यू निकाली है 6.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे 6.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.5 के साथ, ठीक है। अब ये 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ आपका क्या आ गया x²। अब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी K वैल्यू के साथ तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³
अब ये हमारे पास x क्या था, x था हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। अब जब आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई तो आप pH वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो pH की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग, और आपके पास क्या है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हमारे पास आई है 5.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे और बाद में हम इसका ले लेंगे माइनस लॉग। अब जैसे ही हमने इसका माइनस लॉग लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, pH की वैल्यू हमारे पास आई 2.24, ठीक है। अब 2.24 इसकी pH की वैल्यू आ गई और यही हमारे पास सोल्यूशन की pH है। अगर आपको किसी ने कहा हो कि आपने POH फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे कि सेम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, pH तक आओगे। अब आपको पता होगा कि जो आपका pH प्लस POH है इसकी जो वैल्यू वो होती है इक्वल टू 14, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपकी वैल्यू आई है, pH की वैल्यू आई है 2.24 जैसे कि यहाँ पे, ठीक है 2.24, या आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो 2 कह दो, ठीक है। और आपके पास दूसरा आपके पास POH जो कि आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है 14 के। तो POH फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 को उधर ले जाओगे और 14 माइनस 2 हो जाएगा। अब 14 माइनस 2 से आपके पास क्या आंसर आएगा 12। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कोई भी जो स्पीशी है उसकी POH की वैल्यू क्या हुई 12 हुई, ठीक है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी स्पीशी की POH वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं बाय यूजिंग pH वैल्यू। तो अगर आपके पास इस तरह डाटा दिया हो, आपके पास P की वैल्यू दी हो और साथ आपको कंसंट्रेशन दी हो, तो आप इजीली pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।